हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रही है, यूनिट चल रही है, वो है बेसिकली प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट 5, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट 5 एंड पार्ट 6। आज हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने बाकी की यूनिट नहीं देखी है या बाकी की यूनिट की आपको प्लेलिस्ट नहीं पढ़ी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाना, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ चले जाओगे तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पूरी यूनिट बाय यूनिट आपको वीडियोस मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग करेंगे कवर यूनिट 4। ठीक है, तो यूनिट 4 में यही 3 से 4 वीडियो आएंगे, मैक्सिमम आई थिंक 5 वीडियोस आएंगे। एंड देन आपका वो यूनिट भी खत्म हो जाएगा। देन आप लोग अच्छे से पढ़ना, आप लोगों का एग्जाम भी आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, रिस्क मैनेजमेंट इन सोशल एंटरप्राइज। अब देखिए, कोई भी सोशल एंटरप्राइज या फिर बिजनेस खोलने से पहले एक रिस्क होता है। ठीक है, रिस्क आपका ये ही नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इशू क्रिएट होते हैं, ऐसा नहीं है। रिस्क बहुत तरीके के होते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे, हम लोग ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप में कंपेयर कितने कितने तरीके के रिस्क होते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ा था। आज हम लोग सोशल एंटरप्राइज में रिस्क पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर में, वो देख लेते हैं सोशल एंटरप्राइज में। तो पहला रिस्क जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क होता है, और रिस्क से ही सबको ये लग जाता है कि फाइनेंशियल इश्यू से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। ठीक है, तो पहला जो रिस्क होता है वो होता है ऑब्टेनिंग फाइनेंस। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उनको उनके पास जो होता है ना, जब वो अपना एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उनके पास क्या होती है, कभी कभी फंडिंग की शॉर्टिंग हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रॉब्लम आती है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के पास, कि जो उनका बिजनेस मॉडल होता है ना, वो उनको उस लेवल का या फिर ये कह लो कि मैसिव अमाउंट में प्रॉफिट का टर्नओवर नहीं कर पाती। तो ये दोनों ऐसे रिस्क हैं, मतलब ये दोनों ऐसे फैक्ट हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करती है, मिसअंडरस्टूड करवा देती है। जो भी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या फिर जो भी एंटरप्रेन्योर इस फील्ड में होते हैं ना, वो बेसिकली वो रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। जब उनको अगर लेंडर कंफ्यूज देखेगा तो ऑब्वियसली उसको वरी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली लेंडर क्या करता है, पैसा देता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। तो जब वो देखता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है इस फैक्ट में, मतलब इस बिजनेस में बहुत सारे लूप होल्स आ रहे हैं, तो उसके बाद लेंडर्स जो होते हैं ना, वो फाइनेंशियल सपोर्ट सोशल एंटरप्रेन्योर को देने में क्या करने लग जाते हैं, वरी करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका होता है रिस्क। उसके बाद क्या आता है आपका बैकलिंक। बैकलिंक क्या होता है कि जब आप कोई भी चीजें के लिए, जैसे कोई भी सर्टेन इशू पे या सर्टेन कारण पे जब आप फाइट करते हो ना, तो बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें पीपल जो होते हैं वो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, आप ऑब्वियसली कर किसके लिए रहे हो, पीपल्स के लिए ही कर रहे हो, बट कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या फिर पीपुल्स को या फिर कम्युनिटीज को वो उनको क्लियर आइडियाज नहीं मिल पाता कि एक्चुअली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। इस वजह से वो क्या करने लग जाते हैं ना, इनके साथ, सोशल एंटरप्रेन्योर के साथ फाइट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि जब सर्टेन कॉज पे कभी कभी जब आप फाइट करने लग जाते हो, मतलब आप फाइट करना चाहते हो, तो पीपुल आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जितना बड़ा कारण आपका कंट्रोवर्शियल, मतलब जितना बड़ा आपका कारण होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका कंट्रोवर्सी होगा ही होगा, और आपको ज्यादा से ज्यादा बैकलेस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसके अलावा भी सोशल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, उनको ये जाना जाता है कि वो सेल्फलेस होते हैं, और उनका काम क्या होता है, पीपल और कम्युनिटीज की नीड को क्या करना, हेल्प करना। ठीक है, जो भी ऐसे पीपल्स है या कम्युनिटीज है जो जिनको जरूरत है, उनको हेल्प करना। बट फिर भी इनको बहुत सारे बैकलेस और क्रिटिसिज्म मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जो अच्छे काम करने जाते हैं तो उनको सबसे ज्यादा बुराइयां उन्हें झेलनी पड़ती है। तो यही चीजें होती है, क्योंकि लोग को क्या है, लैक ऑफ नॉलेज है। ठीक है, अब आता है आपका नॉट फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट। बहुत सारे ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो अपने ही कारण में, मतलब अपने ही कॉज में इतने ज्यादा वो व्यस्त हो जाते हैं, इतने ज्यादा कैचअप हो जाते हैं, या अपने ही कारण में वो जो बंध जाते हैं, इस वजह से वो क्या करते हैं, प्रॉफिट क्रिएट करने पे फोकस नहीं कर पाते। जबकि
प्रॉफिट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप अपने लेंडर को या फिर अपने इन्वेस्टर को क्या कर सकते हो, सेटिस्फाई कर सकते हो, या फिर अपने सक्सेसफुल बिजनेस को क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका बर्नआउट। बर्नआउट एक तरीके का जेन्युइन रिस्क है जो कि सभी सोशल एंटरप्रेन्योर कह लो या सभी जितने भी एंटरप्रेन्योर, जितने बिजनेसमैन होते हैं वो इसको झेलते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन एक ऐसी लाइन है ना जिसमें आपका कोई भी सेट ऑफ वर्क आवर नहीं होता। मतलब आप जितना लंबा काम करोगे आप उतना ही ज्यादा आउटपुट गेन करोगे। ठीक है। तो क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ज्यादा देर तक काम करते हैं, तो ये होता क्या है ना, इनके पास कोई सेट ऑफ वर्किंग आवर्स डिफाइन नहीं होते, तो इनके जो पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ जो होता है वो क्या होने लग जाता है, मर्ज करने लग जाता है। ठीक है। ये दोनों चीजें साथ में मैनेज नहीं कर पाते और ये काफी अपने आप को एग्जॉस्ट महसूस करने लग जाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, लैक ऑफ पब्लिक नॉलेज। अभी मैंने बताया था जितने भी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हैं अभी के टाइम पे आप देखोगे कि वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, वो उनकी एरिया, उनका कंसेप्ट वो क्या हो रहा है, वो बढ़ता फैलता जा रहा है। बट अभी भी मेजोरिटी ऑफ पब्लिक ऐसे हैं जिनको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एग्जैक्टली क्या है उसका क्लियर आइडिया नहीं है। इस वजह से जो भी पब्लिक होते हैं ना वो उनके कारण जो भी सोशल एंटरप्रेन्योर है उनका जो फोकस होता है, जो भी उनका टारगेट होता है, जो भी उनका कॉज होता है, उसको पब्लिक क्या करती है, सपोर्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, मना कर देती है, क्योंकि उनको क्या है, लैक ऑफ नॉलेज। उनके पास क्लियर आइडिया ही नहीं है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एग्जैक्टली है क्या। ठीक है। अब क्या आपका नॉट हैविंग अ सस्टेनेबल सपोर्ट स्ट्रक्चर। तो आपको एक प्रॉपर सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए होता है, या एंटिटी चाहिए ही चाहिए होता है जो आपको क्या करती है, एक हेल्प के तौर पे काम करती है, या फिर आपके बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसमें क्या करती है, वो एडवाइस करती है। ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है ना वो अभी भी क्या है, न्यू है। ठीक है, अभी भी बहुत न्यू है, इस वजह से इसमें ज्यादा आपको सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है, जिस वजह से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का स्फीयर जो हो रहा है वो क्या होता है, फॉल हो जाता है। उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, प्रॉपर एडवाइस नहीं मिल पाता, उनको प्रॉपर फंडिंग नहीं मिल पाती, इस वजह से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्फीयर है वो क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। उसके बाद आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग ऑब्वियसली आप बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मार्केटिंग जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा बिजनेस आपकी उतनी ही प्रॉफिट आपको अर्न करके देगी। अब मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके पास मार्केटिंग मैनेजमेंट की पूरी टीम आती है जो अलग काम करती है, और वो कैसी होनी चाहिए, काफी स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंसेबल होनी चाहिए, ताकि आपका बिजनेस वो ग्रो करवा पाए। ठीक है। तो मार्केटिंग जो एक तरीके का क्या है, सोशल बिजनेस है जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते ही आते हैं। ठीक है। तो जितने भी बहुत सारे ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योर्स है वो ज्यादा मतलब इफेक्टिव मार्केटिंग पे एम्फेसिस नहीं डाल पाते, क्योंकि उनके पास कभी रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, कभी टाइम नहीं होता, कभी उतना उनको फंड मिलता नहीं है जो वो मार्केटिंग में लगा सके। इस वजह से उन्हें काफी मैसिव रिस्क और चैलेंजेस फेस करना होता है। ठीक है। अब क्या आता है कि आप रिस्क को कैसे, मतलब सोशल एंटरप्राइज में रिस्क को मैनेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला स्टेज जो होता है वो होता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। तो जो सबसे पहला जो क्रिटिकल स्टेज होता है वो होता है क्या, कि आपको क्या करना है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करके ना, उसके बाद रिस्क इवेंट को आइडेंटिफाई करना, जिससे आप ऑब्जेक्टिव की रियलाइजेशन को क्या कर सको, प्रिवेंट कर सको, पोटेंशियली प्रिवेंट कर सको। ठीक है। तो सबसे बड़ा होता है कि आपको इन्वायरमेंट स्कैनिंग के थ्रू आपको क्या करना है, रिस्क इवेंट को आइडेंटिफाई करके उसे पोटेंशियली क्या करना है, उसकी रियलाइजेशन को प्रिवेंट करना है। तो ये अब रिस्क कैसे क्रिएट होते हैं, तो उसके यहाँ पर कुछ फॉर्म है जिसके थ्रू रिस्क क्रिएट होते हैं। तो पहला होता है गवर्नमेंट रेगुलेशन। मतलब कभी कभी कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ले आती है जिस वजह से क्या हो जाता है, सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए एक रिस्क जनरेट हो जाता है, या फिर वो, क्योंकि अब वैसे सोशल एंटरप्रेन्योर से जरूरी थोड़ी है कि आप सामाजिक सुधार बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के, बिना किसी गवर्नमेंट एडवाइस के या गवर्नमेंट पॉलिसी के आप स्टार्ट कर दो, नहीं ना, आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आपको उस फॉर्म में उतारना ही पड़ेगा। तो कभी कभी कुछ ऐसी पॉलिसीज आ जाती है, रेगुलेशन आ जाती है जो आपको क्या करती है, रिस्क क्रिएट कर देती है। फिर आपके पास इनएडुकेट फंडिंग है, या फिर टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आते हैं, इसके अलावा सिक्योरिटी सेफ्टी हो गया, फिर ग्रांट्स और डोनेशन का विड्रॉल होना, फिर लीगल रेस्ट्रिक्शन, नॉर्म्स, कल्चर, क्लाइमेटिक हजार्ड भी बहुत बार होता है जो सोशल एंटरप्रेन्योर को क्या करते हैं, तो वो मिसअंडरस्टूड करवाते हैं। फिर उसके बाद मैनेजरियल इनकम्पिटेंस है। तो ये सारे ऐसे कुछ फॉर्म है जो क्या करती है, रिस्क क्रिएट करके देती है, किसको,
सोशल एंटरप्राइज में, ठीक है। These and many other risk factors are identified for impact assessment. तो ये जितने भी आपको भी रिस्क फैक्टर दिए गए थे इसका आइडेंटिफाई किया जाता है जिससे आप क्या कर सको, इम्पैक्ट असेसमेंट बना सको, मतलब अपने रिस्क को क्या कर सको, कम कर सको। उसके बाद क्या आता है रिस्क इम्पैक्ट असेसमेंट। तो रिस्क इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, तो जितने भी सोशल एंटरप्राइज होते हैं ना वो बेसिकली क्या करते हैं, जो भी आइडेंटिफाइड रिस्क होता है जितने भी, उसका हर एक अलग अलग उसकी फ्रीक्वेंसी और कंसिक्वेंसी को एक्सेस करते हैं। तो जो भी असेसमेंट क्राइटेरिया यूज की जाती है उसका कारण ये होता है, उसको यूज इसलिए की जाती है जिससे वो क्या कर सके, एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव के रिस्क के इम्पैक्ट को क्या कर सके, मेजर कर सके। और इसमें ये भी कंसिडर किया जाता है कि रिस्क जो है वो कैसे कॉस्ट पे, शेड्यूल, क्वालिटी, प्रोग्राम, स्कोप, परफॉर्मेंस पे क्या कर रही है, फर्क डाल रही है। उसके बाद क्या आता है डेवलपिंग अप्रोच एंड प्लान। डेवलपिंग अप्रोच एंड प्लान क्या होता है वो देखते हैं। तो जो भी रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच होते हैं ना वो बेसिकली क्या डिटरमाइन करते हैं, तो किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए प्रोसेस क्या है, टेक्निक्स, टूल्स, टीम रोल्स, रिस्पांसिबिलिटी, यही सब ये क्या करता है, डिटरमाइन करते हैं। तो जो भी रिस्क मैनेजमेंट प्लान होता है वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट को क्या किया जाए, स्ट्रक्चर किया जाए या फिर उसे परफॉर्म किया जाए किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है। तथा क्या आपका सेलेक्टिंग रिस्क मैनेजमेंट टूल। तो रिस्क मैनेजमेंट टूल सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम रिस्क मैनेजमेंट। तो बेसिकली जो रिस्क मैनेजमेंट जो टूल्स है वो बेसिकली क्या करती है, प्रोग्राम रिस्क मैनेजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन करती है किसी भी सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोग्राम में। तो इसके लिए क्या चाहिए, अप्रोप्रिएट टूल चाहिए जिसमें प्रोजेक्ट टीम जो होती है वो कंसीडर, बहुत सारे फैक्टर को वो कंसीडर करती है, जिसमें आपका प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, फिर अवेलेबल रिसोर्सेज, ये सारी चीजों को क्या करती है, कंसीडर करती है, ध्यान में रख के उसके बाद आगे फर्दर प्रोसेसेस या ऑपरेशन करती है। अब क्या आता है आपका रिस्क प्रायोरिटाइजेशन एनालिसिस। तो रिस्क प्रायोरिटाइजेशन एनालिसिस क्या होता है, तो आपको इसी से समझ आ गया होगा कि रिस्क मतलब वेरियस रिस्क, जितने भी रिस्क होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना और उसको क्या करना, प्रायोरिटाइज करना कि कौन सा रिस्क पहले किस रिस्क पे सबसे ज्यादा अर्जेंट नीड है उसको सही करना, या उसके कौन सा रिस्क क्रूशियल है, तो उस हिसाब से क्या किया जाता है, रैंकिंग की जाती है। उसके बाद उस पर मैनेजमेंट की जाती है, उसको रिमूव किया जाता है, उसे क्या किया जाता है, उसके ऊपर नया इम्प्लीमेंटेशन, नए आइडियाज आ जाते हैं जिससे उस रिस्क को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो आइडेंटिफाई जितने भी रिस्क इवेंट्स होते हैं ना उसको क्या किया जाता है, जितने भी रिस्क इवेंट्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसके बाद उसका देखा जाता है क्या इम्पैक्ट असेसमेंट उसका, फिर मतलब अकरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो ये सारे अलग अलग रिस्क का क्या किया जाता है, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई की जाती है, देन सबको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, एंड देन उसको क्या किया जाता है, रैंक ऑफ ऑर्डर में रखा जाता है कि कौन सा रिस्क सबसे ज्यादा क्रूशियल है और कौन से रिस्क को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो जो मेन पर्पस होता है रिस्क का प्रायोरिटाइज करने का वो यही कि सभी मतलब जितने भी स्कार्स रिसोर्सेज उसका क्या करना, एलोकेशन करना और उस पे क्या करना कि किस पे सबसे ज्यादा अर्जेंट अटेंशन की जरूरत है वो देखना, ठीक है। अब क्या है रिस्क मिटिगेशन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। तो इस स्टेज में जो सोशल एंटरप्राइज होते हैं ना वो बेसिकली क्या करते हैं, कुछ एक्शन डिजाइन को डेवलप करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे क्या कर सके वो अपॉर्चुनिटी को एनहेंस करे या फिर थ्रेट को एलिमिनेट और मिटिगेट कर सके, किसके लिए, एक्सेप्टेबल लेवल के लिए, ठीक है। मतलब ये देखो कोई भी आप हम स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे आइडियाज लेके आना है जिससे आप अपनी अपॉर्चुनिटी को ज्यादा से ज्यादा क्या करो, एनहेंस करो। और कुछ ऐसे आइडियाज लेके आना जिसमें आप क्या कर सको, थ्रेट वगैरह को ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेट कर पाओ, हाँ, और जिससे आपका जो एक्सेप्टेबल लेवल है, जो रिजल्ट का एक्सेप्टेबल लेवल है उसको क्या कर पाओ, अचीव कर पाओ, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जो रिजल्ट को लगातार क्या करते रहना चाहिए, मॉनिटर करते रहना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए, ये देखना चाहिए कि कहीं फर्दर कोई कोर्स ऑफ एक्शन लेने की जरूरत है कि नहीं या कुछ सही करने की जरूरत है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी और ऑप्शन। इसमें क्या है, एक्सेप्ट है, अवॉइड है, ट्रांसफर, इनहेंस और रिड्यूस, ये सारी चीजें क्या है, ये बेस्ड होते हैं वही जितने भी स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं उसका कॉम्बिनेशन करना, उसमें अकरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी देखना, फिर कौन से कॉन्सिक्वेंसेज में सीवियरिटी लेवल क्या है, ये सारी चीजों को क्या करना, ध्यान में रख के रिस्क को आइडेंटिफाई करना। और देन इसी तरीके से इटरेटिव प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, मैंने बताया था प्रायोरिटाइजेशन जो रिस्क की होती है उसको क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, कि कौन से रिस्क को सबसे ज्यादा अर्जेंट अटेंशन की जरूरत है, ठीक है। अब क्या आता है आपका लीगल फ्रेमवर्क फॉर सोशल वेंचर। तो सोशल वेंचर के लिए लीगल फ्रेमवर्क क्या है वो देखते हैं।
तो लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है सबसे पहले हम ये जानते हैं, और ये बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है वो भी देखते हैं। तो लीगल फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होता है, तो किसी भी कंपनी, गवर्नमेंट, सिटीजन का जो भी रूल्स राइट्स और ऑब्लिगेशन किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स में रिटन है, ठीक है, लिखी गई है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लीगल फ्रेमवर्क। मतलब किसी भी कंट्री की कोई भी कंपनी हो, गवर्नमेंट हो, सिटीजन हो, तो उसके लिए जो भी रूल्स और राइट्स और ऑब्लिगेशन किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में सिस्टमाइज है, ठीक है, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाई गई है, लिखी गई है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीगल फ्रेमवर्क कहते हैं। तो जैसे आपको अपने ही कंट्री में देख लो, तो जो लीगल फ्रेमवर्क का जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका क्या हो गया, कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, लेजिस्लेशन, पॉलिसी क्या होगी, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो सारी चीजें आपको किस में आती है, लीगल फ्रेमवर्क के डॉक्यूमेंट्स में आती है, ठीक है। अब क्या है, तो लॉ और पॉलिसी जो होता है उसको सबसे ज्यादा क्या माना जाता है, स्ट्रांग माना जाता है, क्योंकि ये जो होती है ना किसी भी इंडिविजुअल को ज्यादा अथॉरिटी प्रोवाइड करती है रेदर देन अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब लॉ और पॉलिसी जो होता है ना वो आपको ज्यादा स्ट्रांग बनाती है, ज्यादा पावर देती है, ठीक है, रेदर देन इसके कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बस एक क्या है, पेज, रिटन पेज है, ये भी एक तरीके की रूल्स एंड रेगुलेशन है, बट ये शॉर्ट टर्म चीजें हैं, ठीक है। लॉ पॉलिसी जो होती है ना वो लॉन्ग टर्म होती है। तो इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी क्या किए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन की जगह, मतलब आप ओवरराइड कर लिख सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं लिख सकते, जरूरी नहीं है कि आप हर जगह लॉ और पॉलिसी ही लेके आओ, कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्ट भी लाना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट भी जरूरी है, ठीक है। तो लॉ और पॉलिसी की जगह हम क्या यूज करते हैं, बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स में आपको बहुत बड़े बड़े प्रिंसिपल देखने को मिलेंगे, ठीक है, उनमें बहुत सारे बड़े बड़े प्रिंसिपल कवर किए जाते हैं, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जिन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है चेंज करना, बट कुछ ऐसे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे लॉज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इनको इजिली क्या किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है टाइम के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद क्या, कंट्री जिसके पास डिटेल्स लॉ है, पॉलिसी है, वो सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है, ठीक है। अगर आपके पास पहले से ही लीगल फ्रेमवर्क है तो वो आपको क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्ट ओपन करके देती है, जिससे आप किसी भी इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नेगोशिएशन को क्या कर सको, ज्यादा से ज्यादा ओपन कर सको, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा आपको नेगोशिएशन मिल सके। उसके बाद क्या है, लीगल फ्रेमवर्क नेसेसिटी इन बिजनेस। तो पहला क्या, मेंटेन ऑर्डर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके पास एक बेटर सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन है तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस एंटरप्राइज को एक ऑर्डर में मेंटेन कराने में काफी हेल्प करती है, ठीक है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डर को मेंटेन करने में काफी हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद है रिजॉल्व डिस्प्यूट। लीगल फ्रेमवर्क जो होती है वो क्या करती है, किसी भी सेम ऑर्गेनाइजेशन में कह लो या फिर दो अलग अलग फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच के डिस्प्यूट को भी क्या करने में हेल्प करती है, रिजॉल्व करने में हेल्प करती है। उसके बाद क्या है, एस्टैब्लिश जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। तो क्या होता है, अगर आपके पास मतलब बिजनेस सेक्टर के लिए कुछ एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये भी क्या करती है, ग्रुप्स को अलाउ करती है, जिससे वो ज्यादा इफिशिएंटली एक्ट करे, और बिना किसी डिफरेंट आइडियाज के कॉलिजन के। मतलब देखो किसी भी बिजनेस सेक्टर में जाओ तो वहां पे बहुत सारी टीम मेंबर्स काम करती है, ठीक है, तो सबके अपने अपने आइडियाज होते हैं, तो उन डिफरेंट आइडियाज के बीच में कॉलिजन ना हो, ये लोग ज्यादा बेहतर तरीके से एफिशिएंटली काम करे, तो वो यहाँ पर कौन काम आता है, लॉ एंड पॉलिसी, ठीक है। या फिर अगर आपके कंपनी के पास एक एक्सेप्टेबल मतलब बड़े लेवल का एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है तो वो क्या करती है, हेल्प करती है कॉलिजन ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोटेक्ट राइट एंड लिबर्टीज व्हेन इट कम टू बिजनेस। ऑब्वियसली आप अगर किसी बिजनेस में आपके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो आपको बहुत जरूरी होता है कि आप सभी एम्प्लॉय के जनरल राइट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, इसके अलावा अदर पीपल जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है उनका राइट, जनरल राइट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। उसके बाद क्या है, प्रोटेक्ट रिलेशन टू अदर बिजनेस, गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड कस्टमर। तो अगर आपके पास एक बेटर रूल्स हैं और लॉज हैं, ये क्या करती है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरे को वर्किंग बॉडी से रिलेशन बनाने में भी क्या करती है, हेल्प करती है, रिलेशन को प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। अब क्या आता है आपको, व्हाट आर द लीगल स्ट्रक्चर यूज्ड इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो कौन कौन से लीगल स्ट्रक्चर है जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब सेक्टर में यूज किए जाते हैं। तो जो पहला होता है ना वो क्या है, नॉन प्रॉफिट और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है ना वो क्या है, नॉन प्रॉफिटेबल फॉर्म है, ठीक है। तो जितने भी नॉन प्रॉफिटेबल फॉर्म होते हैं ना वो बेसिकली ट्रस्ट और सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर्ड किए जाते हैं। तो जितने भी नॉन प्रॉफिट मॉडल्स होते हैं वो बेसिकली स्टार्टअप के लिए बेस्ट सुटेबल
बेस्ट सूटेड होते हैं, और ये अपने एक्टिविटी के लिए रेवेन्यू एक्सेप्ट नहीं करते। और यह मतलब जब वो रेवेन्यू अर्न करना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उनके दिमाग में ये होता है कि उनका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक क्या रहे, सस्टेन रहे। जैसे आपका डिजिटल ग्रीन हो गया, टी फॉर इंडिया हो गया, अक्षय पात्रा हो गया, ये सारे ऐसे फर्म है जो क्या है, नॉन प्रॉफिट और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ग्रीन, आपको पता ही होगा डिजिटल ग्रीन क्या करती है। ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स होते हैं उसको ये लोग क्या करती है, पावर करती है, जिससे वो क्या हो सके, अपने आप को पॉवर्टी से लिफ्ट अप कर सके, ठीक है, सेल्फ रियलाइंस हो सके। तो इनका बेसिक ये रहता है कि प्रॉफिट कमाने से पहले इनका फंडा या फिर इनका एम होता है, इनका फोकस होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे लेके आए, ठीक है। अब आता है फॉर प्रॉफिट सोशल। अब देखो कितने सोशल एंटरप्राइज ये भी होते हैं जो जिनका ये रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट क्रिएट करें। तो इंडिया में बहुत सारे चॉइसेस हैं जिसको मतलब लाया ही जाता है किसके लिए, तो प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ऐसे सोशल एंटरप्राइज में भी ऐसे बहुत सारे चॉइसेस हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट के साथ आ सकते हो। इसमें बेसिकली थ्री मतलब 5 डिफरेंट टाइप्स के फर्म होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो गया, प्राइवेट फर्म जितने भी होते हैं, कॉर्पोरेट, ये सारे ऐसे क्या है, ये सब है प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज। ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं किसके लिए, ठीक है, मतलब लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, लेकिन इनका फंडा क्या होता है, सबसे पहले कि हमें अपना क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो जितने भी लोग आप देखोगे, छोटे छोटे जो भी बिजनेसमैन है या फिर जो छोटे छोटे प्राइवेट फर्म चलाते हैं, उसमें आप देखोगे कि उनका ये रहता है, वो इंसेंटिव बेसिस काम करवाते हैं लोगों से। मतलब आप जितना काम कीजिएगा आपको उतना ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा काम होगा तो बिजनेस में प्रॉफिट भी तो ज्यादा होगा ना, ठीक है। दिस टाइप ऑफ लीगल स्ट्रक्चर इज परहैप्स बेस्ट सूटेड फॉर सोशल एंटरप्राइज। तो इस टाइप के जो लीगल स्ट्रक्चर होता है ना, ये बेसिकली उन सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है जो बेसिकली ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को देख रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका बात कर ले हेल्थ केयर हो गया, डी लाइफ, ये सारे जो भी हैं, तो मतलब आपको प्राइवेट फर्म में आपके जो भी वो हो गए, नर्सिंग होम हो गए या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया, तो ये सब क्या करते हैं ना, पहले काम सोशल सेक्टर का ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, बट इनका ये रहता है कि वो प्रॉफिट कमाए। तीसरा क्या, हाइब्रिड मॉडल। तो इस टाइप के जो सोशल एंटरप्राइज होते हैं ना, वो बेसिकली दोनों तरीके से काम करते हैं, नॉन प्रॉफिट और प्रॉफिट। उसके बाद वो अपना जस्ट अपोजिट एक मतलब लॉन्च करते हैं। तो ये एक तरीके का ग्रेट मॉडल है जो इंश्योर करता है सोशल एंटरप्राइज को कि वो डोनेशन और ग्रांट को भी अट्रैक्ट करे, इसके अलावा जो सोशल वेंचर के लिए जो फंडिंग आती है उसके लिए भी वो एक्सेसिबल हो, ठीक है। तो मतलब वो अपने आप को क्या दिखाते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल भी है, जिससे उनको डोनेशन और ग्रांट्स भी मिले, और फिर प्रॉफिट जब होता है तो उनके पास ये भी रहता है, सोशल वेंचर के थ्रू उनको फंडिंग, मतलब सोशल वेंचर फंडिंग की भी एक्सेस उनके पास रहती है। तो ये दोनों तरीके से काम करते हैं। तो ये इसमें कुछ एग्जांपल आपको जो दिए गए, हेड हेल्थ हाई फाउंडेशन, फ्रैक्चर फाउंडेशन, तो ये सारे हैं जो दोनों तरीके से काम करते हैं, ठीक है। इनके पास डोनेशन ग्रांट्स भी होती है और सोशल वेंचर एक्सेस की भी फंडिंग होती है, ठीक है। तो आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें कहीं से कोई दिक्कत आए तो कमेंट में जरूर से जरूर पूछिएगा। बाकी कल से हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 की, लास्ट 20 यूनिट बची हुई है, वो भी मैं बहुत जल्द आपको कवर करा दूंगी, आप लोग उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। बाकी आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहो, मुझे भी काफी मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग ऐसे ही लाइक करते हो, वीडियो को शेयर करते हो। तो आप लोग बस ऐसे ही पढ़ते रहो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।